Stop writing. Last lecture we have started discussion about circular motion. कुठला टॉपिक सुरू केला था अपन लास्ट लेक्चर में? सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन मतलब है क्या? ये एप्लीकेशन है. किसका एप्लीकेशन है? मोशन इन ए प्लेन का. और सर्कुलर मोशन को कल हमने डिस्कस किया था, पहले डिफाइन किया था. क्या थी डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की? पेपर स्टॉप करा. ठीक है, क्या थी डेफिनेशन? मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. मतलब कि देखो, जब अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक तो हॉरिजॉन्टली नहीं तो वर्टिकली पार्टिकल मूव करता है. देन जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देखा था तो उसमें पार्टिकल जो है इस तरह से पैराबोलिक पाथ के ऊपर, एक तो ग्राउंड से लेके ग्राउंड पे, या फिर एक पर्टिकुलर टावर से, बिल्डिंग से लेके ग्राउंड तक, या फिर कोई इंक्लाइन प्लेन है तो उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरह की मोशन परफॉर्म करता था. मतलब देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडी मूव हो रही है. ये मोशन इन ए प्लेन की एग्जांपल है, लेकिन इनका पाथ फिक्स है. हर बार कौन सा था? पैराबोलिक पाथ था. लेकिन कल जो डिस्कशन हमने शुरू किया है वो है सर्कुलर मोशन. एंड सर्कुलर मोशन में हमने डिफाइन करके पहले ही क्लियर कर दिया था कि बॉडी जो है, पार्टिकल जो है, ऑलवेज मूव होगा अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ओनली. ठीक है, तो सर्कुलर मोशन की और एक डेफिनेशन हमने देखी थी. क्या थी डेफिनेशन? मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट फिक्स पॉइंट विथ फिक्स डिस्टेंस. एंड इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है एज ए सेंटर, एंड फिक्स डिस्टेंस को बोला जाएगा रेडियस. ठीक है, एंड उससे रिलेटेड फिर हमने डिस्कशन शुरू किया था. जैसे लीनियर मोशन, मतलब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ तीन कंसेप्ट को पढ़ना पड़ता है. एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, एंड तीसरा एक्सेलरेशन. वही बातें अगर सर्कुलर में देखेंगे तो क्या होगा? सर्कुलर में भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ना है, वेलोसिटी ही पढ़नी है, और एक्सेलरेशन ही पढ़ना है. बस डिफरेंस क्या होता है? देखो कि अगर पार्टिकल ए से निकल के एक चक्कर मार के कंप्लीट आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन भी. इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो सर्कमफरेंस पे होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियस, उसको सेंटर पे रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एंगल. इसलिए जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो चेंज होके बनता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. जो लीनियर वेलोसिटी थी वो बनती है एंगुलर वेलोसिटी. जो लीनियर एक्सेलरेशन था वो बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंड इनको कनेक्ट करने के लिए देखो, ये आर्क लेंथ है एंड ये सेंटर है. कनेक्ट करने के लिए हर बार रेडियस आने वाला है, इसलिए इनके बिटवीन हमने रिलेशन देखा था. दैट वाज s इक्वल्स टू r थीटा, देन v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, एंड a इक्वल्स टू r इंटू अल्फा. मतलब यस एंड थीटा बोथ आर सेम है, बस उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? रेडियस कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वन बाय वन फिर कंसेप्ट का डिस्कशन शुरू किया था, जिसमें पहले हमने डिफाइन किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को. याद है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब? पवन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टैंड अप. चेंज इन एंगल, एंगल सस्पेंडेड बाय और डिस्क्राइब बाय रेडियस वेक्टर at the center of circle, very good, is called as angular displacement, denoted by theta. और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था arc length अपॉन रेडियस, यानी s अपॉन r. ऐसा यूनिट क्या था इसका? रेडियन. डायमेंशंस नहीं है, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. स्केलर या वेक्टर है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर या वेक्टर है? अगर इनफाइनेटिसिमली स्मॉल है तो वेक्टर है, अदरवाइज फाइनाइट है तो स्केलर है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी लगेगी. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे होती है? अलोंग, कहाँ पे? टेंजेंट का रेडियस का सेंटर का सर्कमफरेंस. आकांक्षा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होती है? अलोंग रेडियस का अलोंग टेंजेंट. सौरभ, along tangent, along circumference, very good, circumference के along. हाँ संस्कृति, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट और रेडियस. टेंजेंट कहाँ पे होती है? तू सांगितलं टेंजेंट. गायत्री कहाँ पे होती है? टेंजेंट. ठीक है, कोणाल के कंफ्यूजन है? टेंजेंट छोड़ के कहीं और पे होती है ऐसे लगता है क्या चैताली? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होती है? ये मेरा क्वेश्चन है, जिसमें कुछ लोगों ने बोला है अलोंग टेंजेंट है, कुछ लोगों ने बोला है अलोंग रेडियस है. कितने लोगों को लगता है अलोंग टेंजेंट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन? वेरी गुड.
कितने लोगों को लगता है अलोंग टेंजेंट होती है, अलोंग रेडियस होती है? तो बाकीच्यांना काय वाटतच नाही. डायरेक्शन असते का अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला? देखो वेक्टर है मतलब डायरेक्शन है कंपल्सरी, और वो डायरेक्शन जो है कहाँ पे होगी? हाँ पवन, अलॉन्ग सर्कम्फरन्स. आता सर्कम्फरन्सच्या अलॉन्ग कशी घेणार? असं घेणार का? कहाँ पे होगी फिर? कौन है और? हाँ दिशा तू सांग डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. निकिता ना अलॉन्ग टेंजेंट होती है ना अलॉन्ग रेडियस होती है. यहाँ पे एक स्पेशल एडजस्टमेंट होती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल. स्टार मार्क करके लिखो. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. अलॉन्ग टेंजेंट, अलॉन्ग रेडियस, आई फेकत राहत आपले. हो write down direction of angular displacement is given by right hand thumb rule. अब right hand thumb rule क्या होता है वो लिखना नहीं आपको, बस समझना है. किसको मालूम है right hand thumb rule? हाँ सबको मालूम है ना. Imagine the axis of rotation is to be held in your right hand. Axis of rotation मतलब क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर होती है उसको बोला जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो अगर ये एक्स ऑफ रोटेशन हमने राइट हैंड में पकड़ा है एंड थंब अगर एक्स ऑफ रोटेशन के अलोंग जा रहा है, तो जो कर्ल फिंगर्स है वो क्या करते हैं? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं. असं है का? नहीं है, वैसे नहीं है. ठीक है, अगर कर्ल फिंगर बॉडी के सर्कुलर मोशन का सिंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, रोटेशन की डायरेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी अगर आपको बोला जाता है कि बॉडी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है इस डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? सर्कुलर मोशन में दो ही डायरेक्शन होती है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. एक क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज का मतलब अलॉन्ग घड्याळाचे कांटे है ना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वेरी गुड अपोजिट टू घड्याळाचे कांटे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड हाथ में लेना पड़ेगा. देन जो कर्ल फिंगर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे बेंड करने पड़ेंगे, फिर इनको परपेंडिकुलर जो थंब जाएगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहाँ पे है? इनवर्ड मध्ये, कळालं? कहाँ पे है? इनवर्ड है. एंड वही अगर सर्कुलर मोशन की डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज. तो क्या होगा? जो कर्ल फिंगर ऐसे थे उनको उल्टा करना पड़ेगा, थंब इसको परपेंडिकुलर आएगा, मतलब अभी डायरेक्शन कहाँ पे है? अब अगर यहाँ पे इस तरह का सिंबल दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? हे इनवर्ड है आणि आउटवर्ड है का? ठीक है ना. ये कहाँ से आ गया? ये धनुष्यबाणुस तो है ना, एरो. वो अगर हमारे तरफ आ रहा है तो उसका सामने का फ्रंट पॉइंटेड होता है ना, फ्रंट एंड, तो सिर्फ पॉइंट दिखेगा हमारी तरफ आ रहा है तो, मतलब आउटवर्ड है तो डॉट आएगा. एंड दूर जा रहा है तो बघितलं की नहीं रामायण महाभारत है ना, उसके पीछे क्या होता है? क्रॉस होता है. तो दूर जा रहा है मतलब ऐसे क्रॉस दिखेगा, मतलब वो इनवर्ड जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से अगर बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? इनवर्ड. असं लिहिलंय बघा इथं, क्लॉकवाइज काय पाहिजे इथं, एंड इथं काय पाहिजे? अब बोलो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बॉडी परफॉर्म करे सर्कुलर मोशन तो इनवर्ड. क्या इनवर्ड? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कहाँ पे होगा डायरेक्शन? अलोंग टेंजेंट. कहाँ पे होगा? अलोंग टेंजेंट. क्लियर है? तो ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में कल नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, दैट वाज एंगुलर वेलोसिटी. क्या थी एंगुलर वेलोसिटी? मतलब देखो एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते टाइम हमने एक डेफिनेशन यूज की थी, दैट वाज लिमिटिंग टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. लेकिन वो अरेंजमेंट सिर्फ इसलिए थी क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिराइव करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर रिक्वायर्ड था. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब होता है? जब वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, तो इसलिए हमने डिफाइन करते टाइम लिमिट एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये एडजस्टमेंट यूज की थी. लेकिन वहीं पे मैंने क्लियर किया था कि हम इसको बाद में यूज नहीं करेंगे, हम हर बार क्या करेंगे? इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म एक तो डी थीटा बाय डी टी यूज करेंगे, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाय टी, ये वाला पार्ट यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद में हमने इसका यूनिट भी देखा था, एंगुलर
वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड, एंगल अपॉन टाइम है रेडियन पर सेकंड, तो इसका ऐसा यूनिट था रेडियन पर सेकंड। तो डायमेंशंस t-1, एंगुलर वेलोसिटी स्केलर या वेक्टर है, वेक्टर आहे। परत ते आता सांगितलं ना, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर बार क्या रहेगी, वेक्टर रहेगी। ये कंडीशन इनफाइनिटिसिमली स्मॉल वाली एप्लीकेबल है ओनली फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, वेक्टर ही होती है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है तो इसको भी डायरेक्शन होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम जब 1D पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, अगर बॉडी ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रही है तो हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड करते थे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू, एंड बाद में जब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात आती थी तो उसकी डायरेक्शन हम बोलते थे कि सिमिलर एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो उसी तरह से जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी सेम डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी एक्ट होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंड राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या होगा, फिर से वही होगा, इमेजिन द एक्स ऑफ रोटेशन इज टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, तो लिहायचं नाही, लक्षात ठेवायचं, ठीक है। मतलब हर बार डायरेक्शन फाइंड करने के लिए देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल एक तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जाता है इनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी के बाद भी क्या होगा, फिर अगर क्लॉकवाइज है तो एंड एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। कल फिर हमने इसकी स्पेशल केस डिस्कस की थी, हे लिहिलं का स्टार मार्क करून, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। which is similar to that of angular displacement। फिर कल हम इसकी स्पेशल केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने देखा था कि अगर ये सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई भी बॉडी अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है एंड अगर वो एक चक्कर कंप्लीट करती है तो वो कितना एंगल डिस्क्राइब करती है, 360 डिग्री। लेकिन सर्कुलर मोशन में हर बार हमें एंगल्स रेडियन में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, बस हमें जो भी एंगल गिवन होता है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अगर 360 बोला है तो रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 पाई। अगर आपको 60 डिग्री एंगल दिया है तो रेडियन में कितना होगा, पाई बाय 3, ऐसे कन्वर्ट करके हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है मतलब एंगल डिस्क्राइब होगा 2 पाई, एंड एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टाइम। तो हम ये थीटा को 2 पाई से अगर रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू बना था 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। एंड इसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड केस हमने कल डिस्कस भी की थी, जिसके के ऊपर आज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस है ना, जैसे मिनट हैंड होता है उसका पीरियोडिक टाइम, पवन 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 मिनट हैंड का पीरियोडिक टाइम, मिनट हैंड को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, काय 1800। अशी गडबड करू नको, मी विचारलं काय क्वेश्चन समजावून घे। मिनिट हैंड होता है उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स मतलब 3600, तो उसके लिए ओमेगा बनी थी पाई बाय 1800। सेकंड हैंड के लिए पाई बाय 30, और हैंड के लिए पाई बाय 21600 रेडियन पर सेकंड। एंड अगर वहां से हमें थीटा पूछा जाता है, कोई भी टाइम इंटरवल देंगे तो सिंपली हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी करते हैं। तो ओमेगा अर्थ के लिए भी फिक्स है, अर्थ की कितनी होती है 2 पाई बाय 24 इंटू 60 इंटू 60 मतलब पाई बाय 43200, ठीक है। तो ये चारों एंगुलर वेलोसिटी एंड उनके ऊपर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के एग्जांपल हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड, पीरियोडिक टाइम और टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड, राइट डाउन, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन टू complete 1 revolution,
to complete one revolution. To complete one revolution. इकडून ये पवनच्या बाजूने. To complete one revolution. ठीक है, मतलब देखो एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो भी टाइम इंटरवल लगता है उसको बोला जाता है पीरियोडिक टाइम. अब बोर्ड पे ध्यान दो, त्यांचं ते बसून घेतील, तुम्हाला बघायची गरज नहीं है. ये सर्कल है, उसका सेंटर है O. पार्टिकल ए से निकल के इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस ए के ऊपर आ रहा है. तो ए से निकल के वापस ए के ऊपर आ गया, इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? वेरी गुड. इक्वल टू सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस मतलब होता है 2 पाई आर. और ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगा था उसी को अपन पीरियोडिक टाइम बोल रहे हैं, वो बनेगा टी. तो अगर यहाँ पे आपको बोला है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम उस पार्टिकल की स्पीड अगर v है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू कितना होगा? 2 पाई आर अपॉन टी, यानी t इज इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई आर बाय ओमेगा, सॉरी 2 पाई आर बाय v. ठीक है, बट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको रिलेशन एक्सप्लेन किया था, v इक्वल्स टू होता है r इंटू ओमेगा. तो यहाँ पे अगर r अपॉन v है, r अपॉन v है इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा होगा. इसको पुट करेंगे तो पीरियोडिक टाइम इक्वल्स टू बनेगा 2 पाई बाय ओमेगा. तो अगर हमें पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है, एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे, t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, राइट डाउन. लेट का बरं झाला? एवढं नाही बोलायचं बेटा सरांसोबत, एवढं नाही बोलायचं सरांसोबत. नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि कोई बॉडी है जो अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है विथ ओमेगा इक्वल्स टू 800 रेडियन पर सेकंड, तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, मतलब पीरियोडिक टाइम कितना होगा? करो कैलकुलेट. t इक्वल्स टू है 2 पाई बाय ओमेगा, तो क्या करना पड़ेगा? 2 पाई बाय 800 कितना बनेगा? पाई बाय 400. काय यूनिट क्या होगा? टाइम है तो सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि मिनट हैंड है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है पाई बाय 1800, तो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? पीरियोडिक टाइम ऑफ द मिनट हैंड विल बी, तो पहले होता तो थोड़ी चेंज होना है ना, सॉल्व करने की प्रोसेस चेंज हो गई, मतलब थोड़ी चेंज होगा. कितना रहेगा? 1 घंटा लगेगा, मतलब 60 मिनट्स, मतलब 3600 सेकंड. ठीक है, तो इस तरह से अगर ओमेगा गिवन है, पीरियोडिक टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के लेक्चर की, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? वर्ड टू वर्ड है ना, आपण म्हणतो फॉर एक्झाम्पल है ना, आपल्या क्लासमध्ये टेस्ट खूप जास्त फ्रिक्वेंटली होते, बरोबर है कि नहीं? रोज अपन टेस्ट घेतो म्हणून. तो उसी तरह से फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा? अगर रिवॉल्यूशन की है मतलब बॉडी क्या करेगी? सेम पाथ के ऊपर अपनी मोशन परफॉर्म करेगी. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन. राइट डाउन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, number of revolutions completed by the body, number of revolutions completed by the body per unit time, per unit time. अब ये यूनिट टाइम कितना भी हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन अपन मेजरमेंट किस फॉर्मेट में ले रहे हैं. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, डिनोटेड बाय n. न्यू एंड एफ भी होता है फ्रीक्वेंसी का, बट हम सर्कुलर मोशन में एन फॉलो करेंगे, जब वेव का सेक्शन आएगा तब न्यू फॉलो करेंगे. ठीक है, एन और एन इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन टी, यानी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम. तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? पर सेकंड. लेकिन क्या पर सेकंड?
ये 1 मतलब क्या है, रिवॉल्यूशंस, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर पर सेकंड, लेकिन क्या पर सेकंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी इसका यूनिट बनेगा रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एंड इसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए आरपीएस। कधी कधी या आरपीएस ला सीपीएस पण म्हणतील, ठीक है। सीपीएस का मतलब साइकिल्स पर सेकंड, लेकिन वो वेव्स में कंसीडर करते हैं। सर्कुलर मोशन है तो इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, आरपीएस। बट जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया जाएगा आरपीएम। आरपीएम का मतलब रिव्हॉल्युशन्स पर मिनिट। तर आता लाईफ टाइम लक्षात ठेवायचं, आरपीएम जर कुठेही दिसलं, पहले जो आरपीएम मध्ये दिलेला असेल नंबर डिवाइड करना है उसको 60 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आरपीएस में। जैसे आपको बोला है कि फैन रोटेट हो रहा है विथ 2400 आरपीएम। क्वेश्चन सॉल्व करने अगोदर फर्स्ट स्टेप आपली काय असेल, इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो 2400 है उसको 60 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा फिर ये 40 आरपीएस। अगर आपको बोला है कि 1800 आरपीएम से व्हील रोटेट कर रहा है, क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आएगा फिर 30 आरपीएस। अगर आपको बोला है 60 आरपीएम है 1 आरपीएस, अगर आपको बोला है 400 आरपीएम है 66 नहीं 6.6 आरपीएस, अगर आपको बोला है 600 आरपीएम है, ठीक है। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। अब देखो कंडीशन क्या थी, हमने ओमेगा का फॉर्मूला देखा था 2 पाई अपॉन टी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी। बट ये 1 अपॉन टी को हमने क्या बोला है, एन बोला है, यानी ये ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई एन, यानी ओमेगा का और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको मॉडिफाई करके हमें एन इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट डाउन। तो ओमेगा का देखो बेसिक फॉर्मूला जब हमने डिफाइन किया था तब डी थीटा बाय डी टी, देन ओमेगा का इन जनरल यूज होने वाला फॉर्मूला थीटा बाय टी। अगर पूरा चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर डेटा गिवन है तो 2 पाई एन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, एंड इन सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस, ठीक है। हो सकता है कल के टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर आ सकते हैं। एन इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाय, व्हेरी गुड। तुमचं लक्ष आहे की नाही तेच चेक करायचं तुम्हाला। एन अपॉन एन इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाय। ये हो गए एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो राइट डाउन, इफ अ फैन इज रोटेटिंग with fan is rotating with 1200 rpm, fan is rotating with 1200 rpm, then angular velocity of the fan is, angular velocity of the fan is, मतलब आरपीएम दिया है, यूनिट से आइडेंटिफाई करना है आपको, दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। आरपीएम दिख गया, पहला काम क्या होगा, उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कितना दिया था 1200, 60 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है 20। क्या ये आरपीएस में फ्रीक्वेंसी है, हमें कैलकुलेट करना है ओमेगा। ओमेगा होता है 2 पाई एन, 20 इंटू 2 रेडियन पर सेकंड, वेरी गुड। देन कैलकुलेट द, सेम क्वेश्चन है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, देन कैलकुलेट द angular displacement of blades of fan, calculate the angular displacement of blades of fan in 10 second, 10 second। 400 पाई। कैसे, देखो ओमेगा इक्वल्स टू होता है थीटा बाई टी, हमें ओमेगा मालूम है एंड थीटा कैलकुलेट करना है, इसलिए मॉडिफाई होके थीटा बनेगा ओमेगा इंटू टी। ओमेगा कितना है 40 पाई, इंटू टाइम दिया है 10 सेकंड, यानी कितना हो गया 400 पाई रेडियन। सेम क्वेश्चन है, आगे बोला है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फैन ड्यूरिंग दिस टाइम। इतने टाइम इंटरवल में फैन कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फैन ड्यूरिंग दिस टाइम। कौन सा टाइम? 10 सेकंड में। अब देखो 10 सेकंड में 400 पाई इतना एंगल डिस्क्राइब हो रहा है, ये हमें मालूम हो गया। देखो कंडीशन क्या होती है, अगर एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो एंगल डिस्क्राइब होगा 2 पाई, अगर 2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहे तो 2 इंटू 2 पाई, अगर 3 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे तो, अगर 10 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होते तो 10 इंटू 2 पाई काही सांगत असते का, ठीक है। अगर n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे तो n इंटू 2 पाई। क्लियर है? क्या ये नहीं ये क्या है? थीटा, ये रिवॉल्यूशन के नंबर है और उसमें होने वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये भी क्या है? थीटा। 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 यानी अभी और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n, वेयर n का मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो हमें यहाँ पे थीटा दिया था और कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट होंगे ये कैलकुलेट करने के लिए बोला था। यानी थीटा दिया है, n कैलकुलेट करना है। क्या करना होगा? थीटा इक्वल्स टू 2 पाई n है तो n बनेगा थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा कितना है? अपॉन पाई पाई 2 कितना रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहा है? 200। नेक्स्ट, if a fan completes if a fan completes 20 revolution in 5 seconds, 20 revolution in 5 seconds, then calculate the frequency in RPM. Calculate the frequency in RPM. मतलब अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसके एग्जैक्ट उल्टा करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए, तो उसके ऊपर से हम थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा का फॉर्मूला 2 पाई n, n कितना है? 20 रिवॉल्यूशन, तो ये थीटा कितना बनेगा? 20 इंटू 2 मतलब 40 पाई। कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है? 5 सेकंड में, मतलब टाइम मिल गया 5 सेकंड। तो इसके ऊपर से हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग थीटा बाई टी। थीटा कितना है? 40 पाई अपॉन टी कितना है? 5, तो ओमेगा आ गई 8 पाई रेडियन पर सेकंड। हमें कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी यानी n, तो n इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा 8 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पाई 8/2 4, लेकिन 4 क्या है? ये आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्वेश्चन में क्या बोला है? आरपीएम। तो अगर आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते थे, इसका मतलब आरपीएस को आरपीएम में डिवाइड करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आएगा फिर ये? 240 आरपीएम। ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ द फैन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम 1D पढ़ रहे थे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तब हमने वेलोसिटी को 2 पार्ट में पढ़ा था, याद होगा सबको। पहले हम कैलकुलेट करते थे एवरेज वेलोसिटी को, एंड देन उसके बाद में हम कैलकुलेट करते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। दोनों में क्या डिफरेंस होता था कि अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन उसके लिए लगने वाला टाइम, इसको डिवाइड करते थे, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करते थे। जब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती थी तो क्या करना पड़ता था? गिवन जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता था विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी सेम कंसेप्ट एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी एप्लीकेबल होगी। मतलब आपको बोला जाएगा कि एंगुलर पोजीशन
इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फंक्शन 2t² + 4t - 4, इस तरह से देंगे, ठीक है। ये क्या है, एंगुलर पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे थीटा चेंज होगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है t = 1 है तो आपको थीटा कैलकुलेट करना है, तो कितना बनेगा थीटा। पवन गुड मॉर्निंग। हाँ, t = 1 है, कितना होगा 2 + 4 2, क्या 2 रेडियन, जो भी यूनिट दिया जाएगा, डिग्री देंगे रेडियन देंगे, उसमें ये बनेगा 2। अब अगर हमें 2 सेकंड में चाहिए तो क्या बनेगा थीटा, ये t को 2 पुट करना है, 2 स्क्वायर 4 4 इंटू 2 8 8 + 8, हाँ 8 + 8 16 - 4 16 4 12। अगर आपको बोला है कि इनिशियल कितना होगा, इनिशियल का मतलब होता है t = 0, कितना आएगा -4, समझ में आ रहा है। तो सेम वे एक्सप्रेशन देंगे फंक्शन ऑफ टाइम का, एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम θ2 - θ1 अपॉन t करेंगे, एंड अगर इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन का एक ही रूल होता है, अगर अपन t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई करना है और पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे t⁴ है, इसका डेरिवेटिव 4 इंटू t³ t³ का डेरिवेटिव 3t² का डेरिवेटिव 3 वैसे के वैसे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 6 इंटू t, 6t का डेरिवेटिव 6 का डेरिवेटिव। तो अगर यहाँ पे थीटा दिया है और हमें बोला है कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, बस ये लीनियर के लिए था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे फिर से ओमेगा इंस्टा इक्वल्स टू dθ/dt करेंगे। अब dθ/dt कर रहे हैं मतलब इसको क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन 2t² का 4t का एंड आगे ये हो गया ओमेगा। फिर कौन से टाइम पे चाहिए, अगर t = 1 बोला तो 1 पुट करो, कितना होगा 2 बोला तो 3 3 बोला तो 9 बोला तो 91 बोला तो 91, वेरी गुड। 197 बोला तो करा ना, ओरलीच करा। वेरी गुड, करा लो। एंड अगर ऐसे बोला है कि कैलकुलेट करो इन 4 सेकंड, ये मैंने फर्स्ट बोला था, सेकंड बोला था, नहीं भी बोला था तो ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस बोला था, इसलिए हम डायरेक्ट टी पुट कर रहे थे। अब अगर आपको 4 सेकंड बोला है एंड 4th सेकंड बोला है, बोथ आर सेम और डिफरंट, हाँ 4 आणि 4th मध्ये काय डिफरंट आहे प्रथमेश? वाह वेरी गुड, तुझी स्पीड आहे, तू माइनस मध्ये करून घे। क्या डिफरेंस है 4 एंड 4th में? 4th मतलब 3 खत्म होने के बाद 5 शुरू होने से पहले, मतलब उसी इंस्टेंट पे, एंड 4 का मतलब 0 से लेके 4 तक। तो अगर आपको टाइम इंटरवल असा दिला असेल 1 2 3 4 9 10 20 30 40 50, तो हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज। एंड अगर टाइम इंटरवल इस तरह से दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो उस केस में हम कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो सेम थीटा दिया है और हमें कैलकुलेट करने को बोला है एंगुलर वेलोसिटी इन 4 सेकंड। तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, t1 को लेना पड़ता है 0, t2 को लेना पड़ता है, जब t1 0 है तो θ1 कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना आ रहा है, एंड जब t2 4 है तब θ2 कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना है, अरे 4 पुट करून नाही कळत आहे, ये एक्सप्रेशन आहे ना, इथं t ला 4 म्हणायचं, 4 स्क्वेअर 16, 16 का डबल 32 + 16, वेरी गुड, 48 - 4। तो फाइनली क्या करेंगे हम, θ2 - θ1 अपॉन t2 - t1, तो 44 माइनस ऑफ -4 48 अपॉन 4, 12 क्या रेडियन पर सेकंड। कौन है ये, एवरेज। एंड अगर 4th बोला है तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा डिफरेंशिएशन
4t प्लस 4, t कितना है 4, 4 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सर्कुलर में इतने ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, जैसे 1D में हमने इसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, ठीक है, उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आएंगे मॉड्यूल में प्रैक्टिस के लिए तब उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का भी इंट्रोडक्शन हो गया। अभी काइनेमेटिक्स के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। राइट डाउन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन दी ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर की टर्म्स में एक्सेलरेशन देखा था, क्या था एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। राइट डाउन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर युनिट टाइम असतं कसं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर युनिट टाइम लिहा मग, लिहा ना, असं नसतं की मग काय असतं, बरोबर आहे ते पवनकडून असायला मला। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, डिनोटेड बाय अल्फा। अब चेंज हो रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका इन जनरल फॉर्म रहेगा, अगर डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो डी ओमेगा बाय डी टी। अब डी ओमेगा बाय डी टी कर रहे हैं, इसका मतलब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कैसे आ गया आगे देखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। देन ऐसा यूनिट क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन का, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशंस, अब ये स्केलर या वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है, ठीक है, लिया एंगुलर एक्सेलरेशन से वेक्टर क्वांटिटी। कब वेक्टर है ये, वन जब फाइनाइट होगा तब, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल होगा तब। बाळांनो ते कंडिशन ऍप्लिकेबल है ओनली फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कळालं ना। एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज वेक्टर है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो इसको डायरेक्शन होगी, तो अगेन इसकी डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट डाउन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, बरोबर आहे का नाही, मग डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। बोल पटकन, नाही का बरोबर, मग तुला काय माहिती सांग, हाउ टू कॅल्क्युलेट डायरेक्शन। बरोबर आहे, ती कंडिशन येते जर वेलोसिटी इन्क्रीज होते, पण डायरेक्शन काढायला आपल्याला आरएसटीच यूज करायला, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज लिखो, दैट इज along axis of rotation, along axis of rotation and perpendicular to the plane of circle, perpendicular to the plane of circle, along axis of rotation and perpendicular to the plane of circle, along axis of rotation and perpendicular to the plane of circle, ठीक है। आता 3 स्टार देऊन पुढचा पॉइंट लिहा, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, if angular velocity is increasing, then angular acceleration, if angular velocity is increasing, then angular acceleration will act in the same direction, will act in the same direction as that of angular velocity, but फिर से एक बार, if angular velocity is increasing, then angular acceleration will act in the same direction as that of angular
velocity, but if angular velocity is decreasing, but if angular velocity is decreasing, then angular acceleration will act in the opposite direction. Angular acceleration will act in the opposite direction to that of angular velocity. To that of angular velocity. ठीक है, मीन्स व्हाट, देखो जब अपन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तब भी मैंने एक्सेलरेशन के लिए सेम स्टेटमेंट लिख के दिए थे. जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइक खड़ी है और उसको हमें मोशन में सेट करना है, तो हम क्या करते, पहले स्टार्ट करते, गियर डालते और उसके बाद एक्सेलरेट करते. समझ में आ रहा है? एक्सेलरेट होती है बाइक, इसका मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन उस गाड़ी के ऊपर, बॉडी के ऊपर एक्ट होता है. अब एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना, मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज करना. अगर रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, तो उसका काम होता है वेलोसिटी को डिक्रीज करना, कम करना. तो जब हमने बाइक को स्टार्ट किया, गियर डाला और एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्लच छोड़ने के बाद ये एक्सेलरेशन इस बाइक को खींचता है, मतलब उसको स्पीड अप करता है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ाता है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम होती है. लेकिन जब व्हीकल, कार या फिर बाइक रोड पे चल रही है एंड हम ब्रेक सप्लाई करते हैं, ब्रेक सप्लाई करने के बाद क्या होता है, रुकती है. क्यों रुकती है? बिकॉज ये एक्सेलरेशन जो फॉरवर्ड एक्ट होता था ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है बाय 180 डिग्री एंड ये पीछे आता है. बट असं होतं का, ब्रेक दाबले गाडी मागं पळायला लागली तो वो तो आगे जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, फॉरवर्ड ही रहेगी. बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन 180 डिग्री से, मतलब पाई इतने एंगल से चेंज होती है. यानी जब डिसेलरेशन होता है, जब रिटार्डेशन होता है, तो एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को पीछे से खींचता है. इसलिए वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम से 0 तक कम होती है. एंड इस केस में हमें एक्सेलरेशन को माइनस लेना पड़ता है व्हाइल यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे एंगुलर टर्म्स में भी है. जब हम फैन का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद क्या होता है, पहले रेस्ट में रहता है, फिर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है. तो स्पीड बढ़ती क्यों है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को बढ़ाता है. और इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन. लेकिन अगर फैन को हमने स्विच ऑफ किया थोड़ी देर के बाद, तो क्या होगा, जो मोशन में था वो रेस्ट में आएगा. तो रेस्ट में लेके कौन आ रहा है उसको, रिटार्डेशन. समझ में आ रहा है ना, रिटार्डेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, एंगुलर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है. इकडं जसं बाईकला मागं ओढत होता तसं फॅनला तो अपोजिट डायरेक्शन मध्ये ओढतो एंड एंगुलर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर फैन क्या आता है, रेस्ट में आता है. ठीक है, तो ये बन गया एंगुलर एक्सेलरेशन. यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, डायरेक्शन हो गई, दोनों केस क्लियर है. फक्त आता एक लक्षात ठेवा, सर्कुलर मोशन में ये एंगुलर टर्म्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी डायरेक्शन फिक्स होती है. कहाँ पे, along the axis of rotation and perpendicular to the plane of circle. बाद में जब हम इसको लीनियर टर्म्स के साथ रिलेट करने वाले हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले बॉडी ए के ऊपर थी, देन बॉडी बी के ऊपर चली गई. तो जब बॉडी ए के ऊपर है तो उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन along टेंजेंट होगी. जब बी के ऊपर आ रही है तब वेलोसिटी की डायरेक्शन अगेन along टेंजेंट होगी. एंड टेंजेंट जो है कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट, इसलिए जैसे पॉइंट बदलेगा वैसे टेंजेंट बदलेगा, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलती है. लेकिन कौन से, बट एंगुलर वेलोसिटी के साथ ऐसे नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा से कांस्टेंट रहेगी. चेंज किस में होता है, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में. बट वो चेंज भी कैसा है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो सेम डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट डायरेक्शन. क्लियर है? तो करो कैलकुलेट. फिर कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फैन. Calculate the time required by the fan to come at rest. To come at rest. To come at rest. If it is moving or it is rotating initially with 2400 rpm. 2400 rpm.
then retards with angular retardation of 4 pi रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. माइनस दिया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कम होने वाली है और फैन रेस्ट में आने वाला है. ठीक है, तो हमें टाइम चाहिए, टाइम. अब फैन रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम लीनियर मोशन में देखते थे कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब u0, कम टू रेस्ट है, इसका मतलब v0. वही एंगुलर मोशन में होगा कि अगर फैन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता ओमेगा नॉट 0 होता, अगर फैन कम टू रेस्ट है तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा 0. यहाँ पे फैन रेस्ट में आ रहा है मतलब ओमेगा को 0 लेना पड़ेगा, तो ओमेगा 0 है, अल्फा माइनस 4 पाए, n1 2400 आरपीएम है, तो कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट में आने के लिए. क्या करना पड़ेगा, पहली स्टेप में आरपीएम दिखा, उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आरपीएस, ये कौन है, n1, और इसके ऊपर से फिर हम ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं 2 पाई n करके, कितना आ रहा है 80 पाई. तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला हमने अभी देखा था जिसमें फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम एंड एक्सेलरेशन है. ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. हमें टी चाहिए तो टी इक्वल्स टू क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन अल्फा. ओमेगा 2 मतलब फाइनल कितना है 0, माइनस ओमेगा 1 कितना है 80 पाए, अल्फा कितना है 4 पाए, माइनस माइनस 5 पाए, तो टाइम कितना लग रहा है, इट विल कम टू रेस्ट इन द टाइम इंटरवल ऑफ 20 सेकंड. सेम क्वेश्चन है. पहले ठीक है, क्वेश्चन बाद में सॉल्व कर लेते. राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन. काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन. देखो, काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन या फिर 1D में देख चुके हैं. क्या होता है काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस, देन सेकंड वन v स्क्वायर इक्वल टू 2as, देन s इक्वल्स टू, एंड nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इन ब्रॅकेट 2n मायनस 1. अजून एक सांगत होतो बट ते कधी यूजच नाही करायचं आपल्याला, कौन सा, s इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, बट छोड़ दो उसको. यही काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें अब सर्कुलर मोशन में यूज करना है, तो इनको इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम कन्वर्ट करेंगे. तो रिप्लेसमेंट क्या होगी बोलो, यहाँ पे टाइम है तो टाइम का रिप्लेसमेंट होगा बाय टाइम. 1D मध्ये पण टाइमच आहे, 2D मध्ये पण टाइमच आहे, तो टी का टी रहेगा. यहाँ पे इनिशियल लीनियर वेलोसिटी थी, वो रिप्लेस होगी बाय इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा नॉट से. यहाँ पे v का मतलब फाइनल वेलोसिटी थी, ये रिप्लेस होगी बाय ओमेगा. देन यहाँ पे a का मतलब एक्सेलरेशन, रिप्लेस होगा बाय अल्फा. s मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो उसका रिप्लेसमेंट होगा बाय थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इसको पुट करके सर्कुलर मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या बनेंगे बोलो. नेक्स्ट वन, थीटा इक्वल्स टू, देन थीटा इन nth सेकंड 2n माइनस 1. ये हो गए काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर सर्कुलर मोशन. ठीक है, नाउ ऑनवर्ड जो भी डिस्कशन होगा ये काइनेमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड पार्ट पे ही होगा. देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल, ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस के जो एप्लीकेशंस है हमें सर्कुलर मोशन में भी पढ़ने हैं. एंड आगे और एक टॉपिक है जिसमें लगते हैं, कौन सा टॉपिक, वेरी गुड, रोटेशनल डायनामिक्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. उसमें भी सेम कन्सेप्ट आएगी, सेम इक्वेशंस आएंगे, सेम प्रॅक्टिस करनी पडेगी. त्यामुळे इथं जर वर्क केलं तर तिकडे आपला टाइम सेव्ह होणार आहे. ठीक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस इन सर्कुलर मोशन. राइट डाउन. पहले क्वेश्चन लिखा था हमने, क्या लिखा था, इफ अ फैन इज इनिशियली रोटेटिंग विथ 2400 आरपीएम, कम टू रेस्ट in time interval t, if retardation is minus of 4 pi,
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वही क्वेश्चन है, बस उसमें फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फैन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब मोशन में था, रेस्ट में आ गया, तो रेस्ट में आते आते किती चक्रा कंप्लीट केलं, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द फॅन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट। देखो, अब काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे, हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने तो उसके लिए हमें थीटा लगेगा। थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सेकंड एंड थर्ड दोनों काइनेमेटिकल इक्वेशन है, दोनों का डेटा है, जे आवडतं ते यूज करा, यू विल गेट आंसर फ्रॉम बोथ इक्वेशन। हम अगर सेकंड का यूज करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट 40 पाई, उसका स्क्वायर का ओमेगा नॉट 40 पाई था ना, n 2400 था, 80 पाई, ठीक है, 80 पाई का स्क्वायर 6400 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, अल्फा 4 पाई था, 4 पाई इंटू 2 8 पाई इंटू थीटा, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, 8 पाई इंटू थीटा इक्वल्स टू 6400 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसल, तो ये कितना आ रहा है 800, थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है 800 पाई, ये हो गया एंगल। हमें चाहिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, क्या करना पड़ेगा, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई एन, तो एन इक्वल्स टू बनेगा थीटा अपॉन 2 पाई, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 800 पाई अपॉन 2 पाई, तो कितनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीट हो रहे हैं 400 रिवॉल्यूशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, if a fan initially rotating with a fan initially rotating with 1200 rpm 1200 rpm come to rest in 10 seconds, come to rest in 10 seconds, then calculate the number of revolutions completed by the fan, calculate the number of revolutions completed by the fan before coming to rest। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। अब देखो कंडीशन क्या है, हमें रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करने, उसके लिए थीटा की रिक्वायरमेंट होगी, थीटा दो काइनेमेटिकल इक्वेशन में, सेकंड में एंड थर्ड में। अब अगर सेकंड यूज करना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, ओमेगा नॉट की है एंड ओमेगा की है एंड अल्फा की है, दिया है कि अल्फा नहीं दिया है, तो हमें अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्फा कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से, उसमें रेस्ट में आ रहा है मतलब ओमेगा 0 है, ओमेगा नॉट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम दिया है, यहाँ से अल्फा कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे, हमें थीटा मिलेगा, एक बार थीटा आ गया फिर थीटा इक्वल्स टू 2 पाई एन करके एन कैलकुलेट होगा, ठीक है। देखो ज्यांना कळालं ते सोडवा, बाकीचे बोर्डवर लक्ष द्या। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके अल्फा कैलकुलेट करेंगे, बॉडी रेस्ट में आ रही मतलब ओमेगा 0 हो गया। अब ओमेगा नॉट कैलकुलेट करने के लिए एन दिया था 1200 आरपीएम, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा एन इक्वल्स टू पवन 20 आरपीएस, यानी ओमेगा कितना होगा 20 इंटू 2 पाई मतलब, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा
40 पाई माइनस ऑफ अल्फा इंटू टी, माइनस क्यों लिया यहाँ पे, स्पीड कम हो रही मतलब वो क्या है, रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी अल्फा इक्वल्स टू कितना होगा, 40 पाई बाय टाइम 10 है 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर माइनस। अब अल्फा आ गया, उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो क्या होगा फिर बोलो, ओमेगा तो 0 है, ओमेगा नॉट कितना है 40 पाई का स्क्वायर 1600 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा मालूम है कितना है 4 पाई 2 इंटू 2 इंटू थीटा। अब थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1600 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई, यानी 1 पाई कैंसल, कितना आ रहा है 200 पाई। क्या ये एंगल डिस्क्राइब बाय द फैन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अगर हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 200 पाई को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 100, मतलब फैन रेस्ट में आने से पहले 100 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट करेगा। क्लियर, ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। इसके रिमेनिंग जो एप्लीकेशंस है एंड सर्कुलर मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सेलरेशंस इन सर्कुलर मोशन, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।